ड्रामा के स्टार्टिंग में शीसियान की माँ सड़क पर खड़ी होकर अपने बेटे के लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रही होती है। उनके हाथ में बड़ा सा बोर्ड होता है और वो आते जाते लोगों को ऐसे बुला रही होती हैं जैसे कोई हाई क्लास प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हो। वो बड़े कॉन्फिडेंस से बताती हैं कि उनका बेटा शीएस सियान है, वाइल्ड भी है, प्योर भी है और सीईओ भी है। देखने में हैंडसम, बॉडी परफेक्ट, घर बड़ा, सर्वेंट्स अलग, बॉडीगार्ड्स अलग और स्टेटस तो ऐसा कि कोई भी लड़की देखते ही इम्प्रेस हो जाए। वो लड़कियों को क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए कहती हैं और बोलती हैं कि पहले ट्रायल मैरिज कर लो, अगर पसंद ना आए तो रिटर्न पॉलिसी भी अवेलेबल है। इतना ही नहीं, जब एक मैरिड वुमन सामने आती है तो वो उसे भी रोक लेती हैं और बोलती हैं कि सेकंड मैरिज भी कोई बुरी चीज नहीं है। उनका पूरा फोकस बस एक ही चीज पर होता है, किसी तरह ये फैमिली में बहू आ जाए और उन्हें ग्रैंडसन मिल जाए। तभी शे सियान खुद वहाँ पहुँच जाता है और अपनी माँ को इस तरह पब्लिक में अपनी शादी का एडवर्टाइजमेंट करते देखकर परेशान हो जाता है। वो उन्हें रोकते हुए पूछता है कि वो आखिर कर क्या रही हैं। उसकी माँ बिल्कुल साफ बोल देती हैं कि वो उसके लिए ऐसी लड़की ढूंढ रही हैं जो उसे बच्चा दे सके, क्योंकि उन्हें अब ग्रैंडसन चाहिए। शे सियान को ये सब बहुत एम्बैरेसिंग लगता है। वो कहता है कि उसकी माँ फिर से हंगामा कर रही हैं, लेकिन उसकी माँ अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं। तभी एक लड़की उसे छूने की कोशिश करती है और जैसे ही उसका हाथ शे सियान से टच होता है, उस लड़की को एलर्जी रिएक्शन होने लगता है। उसे खुजली और बेचैनी होने लगती है। कुछ देर बाद रिएक्शन अपने आप शांत भी हो जाता है। शे सियान अपनी माँ को समझाता है कि यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी औरत अगर उसे छू लेती है तो उसे एलर्जी हो जाती है। 10 मिनट बाद रिएक्शन खत्म हो जाता है, लेकिन उस कंडीशन की वजह से वो किसी औरत के करीब जा ही नहीं सकता। वो थके हुए अंदाज में कहता है कि उसकी किस्मत में सिंगल रहना ही लिखा है। उसकी माँ फिर भी हार मानने के मूड में नहीं होती, क्योंकि उनकी आंखों के सामने सिर्फ फ्यूचर ग्रैंडसन घूम रहा होता है। इसी बीच शे सियान की माँ को अचानक एक प्यारी सी आवाज सुनाई देती है। कोई उन्हें ग्रैंडमा कहकर बुला रहा होता है। वो चौंक जाती हैं और इधर उधर देखने लगती हैं। शे सियान को लगता है कि उसकी माँ फिर कोई नई बात शुरू कर रही हैं, लेकिन तभी उसे भी एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसे डैडी कहकर बुलाती है। शे सियान हैरान रह जाता है। उसके दिमाग में तुरंत वो रात घूम जाती है जब उसने एक लड़की को छुआ था और बाद में वो लड़की इमरजेंसी रूम तक चली गई थी। उसे लगता है कि प्रेगनेंसी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी है कि कोई औरत उसके करीब टिक ही नहीं पाती। लेकिन वही बच्चा जैसी आवाज उसे बार बार डैडी कहकर मदद के लिए पुकारती है। वो आवाज कहती है कि डैडी उसे बचा लें। शे सियान और उसकी माँ दोनों समझ नहीं पाते कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन दोनों को इतना जरूर महसूस होता है कि ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। दूसरी तरफ लू ज्यूतियान यानी तियान तियान से उसके पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सवाल किया जा रहा होता है। उससे पूछा जाता है कि आखिर वो आदमी कौन था जिसके साथ वो थी। लू ज्यूतियान खुद भी उस आदमी को नहीं जानती। वो कहती है कि ये बच्चा वैसे भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसे अबॉर्ट करवाना तय है। वो बताती है कि 2 महीने पहले होटल में एक आदमी उसके सामने आया था। उस रात जो हुआ उसे वो कभी भूल नहीं सकती, लेकिन उस आदमी की आइडेंटिटी उसे अब तक नहीं पता। उसके लिए वो रात बस एक उलझी हुई याद बनकर रह गई है। इसी बीच बच्चे की आवाज सुनाई देती है। बच्चा बताता है कि वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। वो शे फैमिली के सालों के अच्छे कर्मों और ब्लेसिंग्स से बना हुआ एक विशिंग स्टार जैसा एग्जिस्टेंस है। वो विशेष पूरी कर सकता है, लेकिन अभी उसका शरीर बहुत कमजोर है। अभी सिर्फ उसकी ग्रैंडमा और डैडी उसकी आवाजें सुन सकते हैं। बच्चा डरता है कि अगर मम्मी उसे नहीं चाहेगी तो वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। फू टिंगशियाओ ल्यू जियान से बहुत नाराज होता है। वो उसे डांटते हुए कहता है कि उसने उसे बहुत डिसअपॉइंट किया है। उसके हिसाब से ल्यू जियान ने उसके रिजेक्ट करने के बाद किसी और आदमी के साथ रात बिताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लू ज्यूतियान चुपचाप उसकी बातें सुनती है, लेकिन उसके मन में अपना पुराना सफर चलने लगता है। जब वो सिर्फ 9 साल की थी तब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। उसी समय फू टिंगशियाओ ने उसे अडॉप्ट किया था। वो उसे अंकल कहती है, लेकिन दोनों में ब्लड रिलेशन नहीं है। फू टिंगशियाओ ने उसे बेस्ट लाइफ दी, उसे एक प्रिंसेस की तरह रखा और बाहर की दुनिया की नज़रों में लू जियातियान हमेशा लकी लड़की मानी गई। लेकिन अब वही आदमी उसके सामने खड़ा होकर उसे जज कर रहा होता है। जिस इंसान को उसने अपना सहारा माना था, वही उसके बच्चे को स्वीकार नहीं कर रहा होता। उस रात की याद फिर से सामने आती है। लू जिया तियान फू टिंगशियाओ को सोशल इवेंट के बाद रूम तक लेकर आई थी। फू टिंगशियाओ की हालत ठीक नहीं थी और लू जिया तियान उसे संभाल रही थी। वो उससे कहती है कि वो उसके लिए पानी लेकर आती है। थोड़ी देर बाद उसे रूम बहुत ज्यादा गर्म लगने लगता है। उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर उसे समझ आता है कि दोनों को ड्रग किया गया है। कोई ऐसा चाहता था कि फू टिंगशियाओ और लू जिया तियान के बीच कुछ गलत हो जाए ताकि दोनों की रेपुटेशन खराब हो। लू जिया तियान खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। उसे पता होता है कि अगर वो वहाँ रुकी तो
सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है। वो अपनी जीभ काटकर खुद को होश में रखने की कोशिश करती है और किसी तरह वहाँ से भाग जाती है। उसके लिए उस वक्त बस एक ही बात इम्पोर्टेंट होती है, फू तिंगशाओ और अपनी इज्जत बचाना। है जो कस्टमर्स का इंतजार कर रहा है, वो सीधे उससे कहती है कि वो उसे एक रात के लिए 1 लाख दे सकती है। वो आदमी उससे पूछता है कि क्या उसे पता है वो कौन है, लेकिन लू जियान उस समय कुछ समझने की हालत में नहीं होती। उसके लिए बस उस ड्रग्ड कंडीशन से निकलना जरूरी होता है। बाद में जब उसे धीरे धीरे बातें याद आती हैं, तो उसे समझ आता है कि वही आदमी उस रात उसके साथ था। उस अजनबी के साथ हुई वही रात आगे चलकर लू जियोतियान की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। बच्चे की आवाज फिर ग्रैंडमा को पुकारती है। वो रोते हुए कहता है कि मम्मी अब उसे नहीं चाहती। शीसियान की माँ को ग्रैंडसन की आवाज सुनाई देती है और वो इमीडिएटली अलर्ट हो जाती हैं। शीसियन भी इस आवाज को सुनकर सीरियस हो जाता है। बच्चा बताता है कि डैडी मम्मी का दिल नहीं जीत पाए। शीसियान की माँ तो अपने फ्यूचर ग्रैंडसन के लिए बिल्कुल इमोशनल हो जाती हैं। शीसियान अचानक फू तिंगशाओ की कार पहचान लेता है और उसे शक होता है कि बच्चा उसी वुमन से कनेक्टेड है। लुओ ज्यूतियान इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती कि उसके पेट में पल रहा बच्चा सच में बोल सकता है। उसे ये सब रिडिकुलस लगता है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि वो खुद भी डाउट करने लगती है कि कहीं ये सब सच तो नहीं। दूसरी तरफ शेसियान की माँ अपने बेटे को टीज करती है कि शायद उसकी परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं रही होगी, तभी लड़की उसे छोड़कर भाग गई। लू ज्यूतियान की कार हॉस्पिटल की तरफ जा रही होती है, लेकिन पीछे से शी फैमिली के लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। कार में बैठे लोग नोटिस करते हैं कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। लू ज्यूतियान को लगता है कि शायद फू तिंगशाओ के एनिमीज उन्हें घेर रहे हैं। उधर शी सियान की माँ खुद स्टीयरिंग संभालने को तैयार हो जाती है। बच्चा उन्हें रास्ता दिखाने लगता है। वो अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि वो उन्हें सही डायरेक्शन बताएगा। शी फैमिली के लिए ये चेस किसी मिशन से कम नहीं होती, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका फ्यूचर ग्रैंडसन खतरे में है। हॉस्पिटल में लुओ ज्यूतियान को अबर्टन के लिए तैयार किया जा रहा होता है। डॉक्टर उससे कंफर्म करता है कि क्या वो सच में प्रोसीजर करवाना चाहती है। डॉक्टर साफ बता देता है कि DNC के बाद फ्यूचर में प्रेगनेंसी मुश्किल हो सकती है। ये सुनते ही लू ज्यूतियान का दिल कांप जाता है। उसे एहसास होता है कि शायद ये बच्चा उसका आखिरी ब्लड रिलेशन हो सकता है। उसके पेरेंट्स नहीं हैं, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं और उसकी अपनी फैमिली पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इस बच्चे के रूप में उसे पहली बार अपना कोई लग रहा होता है। फू तिंगशाओ उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर ये बच्चा रहा तो बाहर रूमर्स फैलेंगे और उसकी रेप्यूटेशन खराब होगी। वो कहता है कि वो उसका ख्याल रखेगा, लेकिन लू ज्यूतियान इस बार साफ बोलती है कि वो बच्चे की केयर खुद कर सकती है। वो बच्चे को जन्म देना चाहती है। फू तिंगशाओ फिर भी उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि वो उसका गार्डियन है, इसलिए डिसीजन वही लेगा। वो डॉक्टर्स को कहता है कि ऑपरेशन की तैयारी की जाए। लू ज्यूतियान ऑपरेशन से साफ मना कर देती है। वो कहती है कि ये उसका बच्चा है और डिसीजन भी वही लेगी। फू तिंगशाओ उसे ओबे करने को कहता है, लेकिन लू ज्यूतियान इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं होती। उसके मन में अपनी सारी पुरानी तकलीफें घूमने लगती हैं। 9 साल की उम्र में उसने अपने सारे अपनों को खो दिया था। उसके बाद वो दूसरों के घर में रही, दूसरों की मेहरबानी पर जिंदा रही। अब उसके पेट में उसका अपना खून पल रहा है और वो उसे अपने हाथों से खत्म नहीं कर सकती। डॉक्टर्स कहते हैं कि कंसेंट फॉर्म साइन हो चुका है और उसे सर्जरी के लिए वापस आना होगा। लू ज्यूतियान रोते हुए भी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। वो पहली बार अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए फू तिंगशाओ के खिलाफ खड़ी होती है। हॉस्पिटल में फू फैमिली के लोग लू ज्यूतियान को और इंसल्ट करने लगते हैं। उसे लोली कहा जाता है, उसके कैरेक्टर पर बातें की जाती हैं और उसे ऐसा फील कराया जाता है जैसे वो सिर्फ दूसरों पर बोझ हो। बच्चा अपनी मम्मी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसकी विशिंग स्टार पावर अचानक लोगों के अंदर छिपी हुई बातों को बाहर लाने लगती है। जो लोग अपने मन में कुछ दबाए बैठे थे, वो बातें खुलकर बोलने लगते हैं। किसी के मुंह से निकलता है कि लू ज्यूतियान को 6 साल के लिए अब्रॉड भेजा गया था। किसी के मन की बात ड्रगिंग वाली रात तक पहुंच जाती है। फू मिनवेई भी वहां होती है और लू ज्यूतियान को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे की पावर से सिचुएशन पलटने लगती है। लू ज्यूतियान में अचानक अजीब सी स्ट्रेंथ आ जाती है और वो अपने खिलाफ खड़े लोगों को कमजोर महसूस करवा देती है। फू मिनवेई को चोट लगती है और वो अपनी टीथ को लेकर कंप्लेन करने लगती है। लू ज्यूतियान खुद भी समझ नहीं पाती कि उसके अंदर ये स्ट्रेंथ कहाँ से आई, लेकिन बच्चा साफ दिखा देता है कि वो अपनी मम्मी को यूं हेल्पलेस नहीं छोड़ने वाला। लू ज्यूतियान को आखिर सर्जरी की तरफ ले जाया जाता है। वो हेल्पलेस होकर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। बच्चा महसूस करता है कि उसका एग्जिस्टेंस मम्मी के शरीर से अलग हो रहा है।
उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगती है। फू तिंगशाओ डॉक्टर से कहता है कि बेस्ट एनेस्थीसिया यूज किया जाए। उसके लिए प्रोसीजर बस एक मेडिकल डिसीजन होता है, लेकिन लू जियोतियान के लिए ये उसके अपने बच्चे की जिंदगी होती है। इसी समय शे फैमिली को खबर मिलती है कि शे फैमिली का हेयर शायद हॉस्पिटल में है और खतरे में है। ये सुनते ही शे फैमिली के लोग तुरंत वहाँ की तरफ दौड़ते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि शे फैमिली की सबसे बड़ी उम्मीद होता है। उधर फू मिनवेई अपने मन में लू जियोतियान के लिए गुस्सा भरकर बैठी होती है। उसे लगता है कि लू की वजह से उसका फेस खराब हुआ और एक वेल्थी हेयर से जुड़ने का मौका भी हाथ से निकल गया। वो लू को ब्लेम करती रहती है। इसी बीच शी सियान ऑपरेटिंग रूम तक पहुंच जाता है। वो पूरे कॉन्फिडेंस से खुद को बच्चे का बायोलॉजिकल फादर बताता है। जब वो लू जियोतियान के पास पहुंचता है तो उसे जगाने की कोशिश करता है। लू जियोतियान बेहोशी और डर के बीच उसकी आवाज़ सुनती है। शेसियान उसे याद दिलाता है कि उस रात उसने उसे पैसे देने की बात की थी। वो टीजिंग अंदाज में पूछता है कि क्या उसने कम पैसे दिए थे। उसे याद है कि उस रात लू उसे छोड़ने के मूड में नहीं थी। बच्चा भी मजाक में कहता है कि मम्मी ने दिल में डैडी को 5 स्टार रिव्यू दिया था। लू जियोतियान की हालत सीरियस होती है, लेकिन शीसियान के आने से सिचुएशन पूरी तरह बदल जाती है। शीसियान सीधे लू जियोतियान से पूछता है कि क्या वो सच में बच्चा अबॉर्ट करना चाहती है। लू जियोतियान तुरंत कहती है कि वो ऐसा नहीं चाहती। वो उससे कहती है कि वो उसे यहाँ से ले जाए। शी सियान उसे टच करने से थोड़ा बचता है क्योंकि उसकी एलर्जी वाली कंडीशन अभी भी उसकी आदत में शामिल होती है, लेकिन लू जियोतियान वही औरत है जिसे छूने से किसी को एलर्जी नहीं हुई थी। फिर भी वो कोशियस रहता है। फू तिंगशाओ बीच में आता है और शीसियान पर आरोप लगाता है कि उसने त्यान त्यान की इनोसेंस छीन ली। शीसियान पलटकर कहता है कि फू तिंगशाओ के पास लू को रोकने का कोई वैलिड रीजन नहीं है। लू जियोतियान खुद कहती है कि वो अबर्टन नहीं करवाना चाहती और यहाँ से जाना चाहती है। शीसियान की माँ लू जियोतियान को देखकर इमोशनल हो जाती हैं। वो उसे धन्यवाद देती हैं कि उसने शे फैमिली की ब्लड लाइन को बचाया। लू जियोतियान पहली बार उस बच्चे के लिए किसी फैमिली का प्यार महसूस करती है जिसे अभी तक सब खत्म करना चाहते थे। फू तिंगशाओ लू जियातुआन को रोकने के लिए उसके पास्ट और उसकी डिपेंडेंस की बातें याद दिलाता है। वो कहता है कि उसे सिक्योरिटी की जरूरत होती है। वो छोटी छोटी चीजें बदलने पर भी परेशान हो जाती है, यहाँ तक कि पिल्लो बदल जाए तो उसे नींद नहीं आती। लू जियोतियान उसकी बात सुनकर टूटती नहीं बल्कि और मजबूत हो जाती है। वो कहती है कि जब उसने उसे अब्रॉड भेज दिया था तब वो ब्रिज के नीचे भी सोई थी। जिस लड़की को कभी आराम की आदत थी उसी ने अकेले फॉरेन कंट्री में सर्वाइवल किया। अब वो बच्ची नहीं रही, वो एडल्ट है और अपने शरीर, अपने बच्चे और अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकती है। तभी उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो घबराकर डॉक्टर से बच्चे को बचाने की विनती करती है। शी सियान का प्रोटेक्टिव साइड तुरंत बाहर आता है। वो अपनी माँ को कहता है कि हॉस्पिटल खरीद लो और जिन्होंने लू को जबरदस्ती सर्जरी में डालने की कोशिश की उन सबको फायर कर दो। फू तिंगशाओ वहाँ से जाते हुए लू पर ताना मारता है। वो कहता है कि वो अपनी माँ जैसी चालें चल रही है। उसके मन में अभी भी यही कॉन्फिडेंस होता है कि शे फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो मानता है कि लुओ जैसी ऑर्फन लड़की को टॉप वेल्थी शी फैमिली कभी बहू नहीं बनाएगी। उसके हिसाब से जब शी फैमिली उसे रिजेक्ट करेगी तब लुओ खुद वापस उसके पास आएगी। डॉक्टर बताता है कि लुओ और फेटस दोनों बहुत वीक हैं और उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। शीसियान तुरंत कहता है कि शी फैमिली के सारे रिसोर्सेज लुओ और बच्चे की केयर में लगाए जाएंगे। जहां फू तिंगशाओ कंट्रोल दिखा रहा था वहीं शीसियान रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा होता है। जब लू जियोतियान होश में आती है तो शीसियान की माँ उसके पास होती हैं। लू उन्हें थैंक यू बोलती है, लेकिन साथ ही साफ कहती है कि शीसियान को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत नहीं है। वो बच्चे को अकेले रेज कर सकती है। वो किसी स्ट्रेंजर से शादी नहीं करना चाहती। शीसियान की माँ उसे बहुत प्यार से समझाती हैं। वो पूछती हैं कि क्या वो नहीं चाहती कि बच्चा कंप्लीट फैमिली में बड़ा हो। लुओ जियोतियान ये सुनकर चुप हो जाती है। उसके अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं। उसने फैमिली खोने का दर्द झेला है, इसीलिए वो जानती है कि फैमिली का मतलब क्या होता है। शीसियान की माँ कहती हैं कि ब्लड रिलेशन और किन्सशिप बहुत रिलायबल होते हैं। वो प्रॉमिस करती हैं कि शी फैमिली उसे कभी मिसट्रीट नहीं करेगी। लू जियोतियान अभी पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन उसके दिल में पहली बार थोड़ा सा भरोसा जगता है। शीसियान भी आखिर लू जियोतियान से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लू जियोतियान अब भी उसे लेकर गलत फहमी में रहती है। वो अभी भी उसे वही मेल मॉडल या एस्कॉर्ट टाइप आदमी समझ रही होती है जिससे वो उस रात मिली थी। शीसियान उससे कहता है कि उसे अब वो काम छोड़ देना चाहिए। लू जियोतियान उसकी बात को अलग ही मीनिंग में ले लेती है। उसे लगता है कि वो शायद उसके फिजिकल काम या सर्विस वाले काम की बात कर रहा है।
वो कहती है कि शादी के बाद वो घर में उसकी केयर कर सकती है और वो फिजिकल लेबर करके मदद कर सकता है। शीसियान की माँ ये सब सुनकर खुश हो जाती हैं। उन्हें तो बस यही खुशी होती है कि आखिर कोई लड़की उनके बेटे को चाहती है। शीसियान के लिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग अनकवर्ड होती है, लेकिन लू जियुतियान की सिंसियरिटी साफ नजर आती है। डॉक्टर कहता है कि लू जियुतियान को अभी और रेस्ट की ज़रूरत है। शीसियान की माँ तुरंत कहती हैं कि डिस्चार्ज के बाद लू उनके साथ शी होम जाएगी। वो उसे यंग मिस्ट्रेस की तरह वेलकम करने की तैयारी करना चाहती है। जाने से पहले वो लू को कुछ अजीब गरीब गैजेट्स देती हैं। वो कहती हैं कि अगर शीसियान बिहेव ना करे तो इन्हें यूज करके उसे कंट्रोल कर सकती है। उनमें स्टील वुल तक होता है और वो बड़े फनी तरीके से बताती हैं कि जरूरत पड़े तो ये काम आएगा। शीसियान अपनी माँ की बातें सुनकर हेल्पलेस महसूस करता है। शीसियान की माँ कहती हैं कि वो घर जाकर यंग मिस्ट्रेस के लिए सब तैयारी करेंगी और शीसियान हॉस्पिटल में लू के साथ रहेगा। उनके चेहरे पर खुशी साफ होती है, जैसे उन्हें अपनी बहू और ग्रैंडसन दोनों मिल गए हों। लू जियोतियान को यूनकी माउंटेन का एरिया थोड़ा रिमोट लगता है। उसे याद आता है कि फू तिंगशाओ ने उसे हमेशा इस जगह से दूर रहने को कहा था। वो अपनी बैंक कार्ड चेक करती है और पता चलता है कि फू तिंगशाओ ने उसका कार्ड लॉक कर दिया है। फिर भी लू जियोतियान घबराती नहीं। वो बताती है कि उसके पास अब्रॉड में अपना सीक्रेट फंड है। वो मजाक में शीसियान से कहती है कि वो उसे प्रिटी बॉय की तरह सपोर्ट कर सकती है। शीसियान समझता है कि वो अब भी उसे गलत समझ रही है, लेकिन वो उससे अपनी एलर्जी वाली कंडीशन बताता है। वो कहता है कि ऑपोजिट सेक्स अगर उसे टच करे तो एलर्जी हो जाती है। लू जियोतियान तुरंत याद करती है कि उस रात जब वो उसके साथ थी तब उसे कोई एलर्जी नहीं हुई थी। बच्चा भी खुश होकर कहता है कि मम्मी डैडी की सोलमेट है, क्योंकि वही अकेली वुमन है जो उसे टच करके एलर्जी रिएक्शन नहीं देती। शिए सियान और लू जियोतियान इस बात को टेस्ट करते हैं। दोनों धीरे धीरे हाथ मिलाते हैं। शिए सियान को कोई एलर्जी नहीं होती। उसके चेहरे पर सरप्राइज और रिलीफ दोनों होते हैं। इतने सालों में पहली बार कोई वुमन उसे बिना प्रॉब्लम छू पा रही होती है। शिए सियान इस डिस्कवरी को लाइटली नहीं लेता। वो लू के करीब आकर कहता है कि अब वो उसकी केयर कर सकती है और सिर्फ वही उसे सेटिस्फाई कर सकती है। लू जियोतियान शाई हो जाती है और कहती है कि उसे सांस नहीं आ रही। बेबी भी बीच में कमेंट करता है कि डैडी उसके छोटे से बॉडी के लिए बहुत बड़ा है। शिए सियान ल्यू से पूछता है कि वो क्या सोच रही है। बच्चा अपने प्लेफुल अंदाज में मम्मी की तरफ से रोमांटिक बातें कर देता है, जैसे हॉट डम्पलिंग्स और डीप लव वाली बातें। लू जियोतियान एम्बेरेस्ड हो जाती है, लेकिन शीसियान साफ समझ रहा होता है कि उनके बीच कुछ अलग कनेक्शन है। रात में लू जियोतियान को पेनफुल ड्रीम आता है। वो बेचैनी में रोती है और कहती है कि उसे दूर मत भेजो। बच्चा उसके दर्द को महसूस करता है। वो बताता है कि उसका एग्जिस्टेंस मम्मी की हैप्पीनेस और जॉय पर डिपेंड करता है। अगर मम्मी यूं ही दुख में डूबी रही तो वो शायद सिर्फ 3 महीने तक रह पाएगा। शिए सियान बच्चे के थ्रू लुओ का ड्रीम देख पाता है। ड्रीम लुओ के 18वें बर्थडे पर पहुंचता है। कोई उसे लॉन्ग टाइम नो सी कहता है और हैप्पी बर्थडे बोलता है। फू मिनवेई भी वहां होती है और कहती है कि उसके पास लू के लिए ऐसा गिफ्ट है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। लू जियोतियान के लिए वो बर्थडे खुशी का दिन नहीं, बल्कि ह्यूमिलिएशन की शुरुआत बन जाता है। लू जियोतियान के कमिंग ऑफ एज बर्थडे पर शेन चिंगई सबके सामने उसे टारगेट करती है। वो कुछ फोटोज दिखाती है जिनमें लू और फू टिंगस्याओ को ऐसे एंगल से दिखाया गया है कि लोगों को गलत मीनिंग लगे। शेन चिंगई लू पर आरोप लगाती है कि उसने फू टिंगस्याओ के लिए गलत फीलिंग्स रखी हैं। वो कहती है कि लुओ ने उसे थ्रेटन किया था कि वो फू तिंगशाओ से एंगेजमेंट तोड़ दे। लुओ जियोतियान ये सब डिनाई करती है। वो कहती है कि उसने कोई लेटर्स नहीं लिखे, लेकिन शेन चिंगई रिकॉर्डिंग भी सुनाती है जिसमें ऐसी बातें होती हैं जैसे लू नहीं चाहती कि फू तिंगशाओ किसी और का हो। लोग तुरंत लू को शेम करने लगते हैं। कोई उसे शेमलेस कहता है, कोई उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाता है। शेन चिंगई उसे सजा देने की बात करती है और कहती है कि वो उसे 18 स्लैप्स मारेगी। लू जियोतियान सबके सामने अकेली पड़ जाती है और जिसने उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था वो फू तिंगशियाओ भी उसे बचाने आगे नहीं आता। बच्चा शीसियान को बताता है कि उस दिन शेन चिंगई ने लू को 18 थप्पड़ मारे थे। फू तिंगशियाओ ने सब देखा, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। उल्टा अगले ही दिन लू जियोतियान को अब्रॉड भेज दिया गया। ड्रीम फिर उस फॉरेन कंट्री की तरफ चला जाता है जहाँ लू जियोतियान बिल्कुल अकेली थी। वहाँ उसका लगेज चोरी हो गया, उसका वॉलेट भी चला गया। उसके पास मदद मांगने के लिए कोई नहीं था। उसे ऐसे हालात में सरवाइव करना पड़ा जहाँ कोई अपना नहीं था। किसी की बात से पता चलता है कि ओल्ड मिसेस फू के सबोर्डिनेट्स ने ये सब अरेंज किया था ताकि लू जियोतियान को सबक सिखाया जा सके। उसे अब्रॉड भेजने के पीछे सिर्फ डिस्टेंस नहीं, बल्कि उसे सबक सिखाने वाली सोच भी छिपी थी।
शिए सियान उस ड्रीम में लू जियोतियान का दर्द महसूस करता है। जब लू बेचैन होती है तो वो उसे संभालता है और पूछता है कि क्या हुआ। लू जियोतियान अपने टूटे हुए मन के साथ उसके पास होती है। शी सियान उससे कहता है कि वो उसे और बच्चे को एक वार्म होम देगा। अब उसे दूसरों की छत के नीचे डरकर नहीं रहना पड़ेगा, अब उसे भटकना नहीं पड़ेगा। लू जियोतियान उससे पूछती है कि क्या वो प्रूव कर सकता है कि वो अच्छा इंसान है। शी सियान साफ जवाब देता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन वो इतना जरूर करेगा कि जिसने भी लू को हर्ट किया है उन सबको कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके शब्दों में सॉफ्टनेस भी होती है और वार्निंग भी। सुबह लू जियोतियान की आंख खुलती है तो वो खुद को शीसियान के साथ पाती है। वार्म मैट्रेस और उसके करीब शीसियान को देखकर वो चौंक जाती है। वो उसे परवर्ट तक कह देती है। बच्चा भी प्लेफुल मूड में मम्मी की मॉर्निंग रिएक्शन पर कमेंट करता है। शीसियान भी उसे टीज करता है और डर्टी हैंड्स जैसी बातों से उसे और एम्बैरेस्ड कर देता है। तभी कोई पूछता है कि मिस लुओ की रिकवरी कैसी है। लुओ जियोतियान तुरंत कंप्लेन करती है कि सुबह सुबह उसने उसे टच किया, लेकिन आंसर आता है कि वो काफी अच्छी रिकवर कर रही है। लुओ की एम्बैरेसमेंट और शी सियान की टीजिंग के बीच दोनों का कनेक्शन और नेचुरल लगने लगता है। उनके बीच ऑकवर्डनेस है, लेकिन उसमें डर कम और अपनापन ज्यादा होता जा रहा है। शे फैमिली में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है। शे सियान की माँ और एल्डर्स लू और अनबॉर्न चाइल्ड को घर लाने के लिए बेचैन होते हैं। वो शाओकी को मिस करते हैं और चाहते हैं कि डॉटर इन लॉ और ग्रेट ग्रैंडसन जल्दी घर आए। इसी खुशी के पैरेलल कुछ लोग छिपकर शी फैमिली के खिलाफ प्लानिंग करते हैं। उन्हें पता है कि शी फैमिली को आखिर एक चांस मिला है, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि शे सियान की ब्लड लाइन आगे बढ़े। वो ठान लेते हैं कि शे सियान के डिसेंडेंट्स नहीं होने देंगे। शे फैमिली के लिए ये बच्चा ब्लेसिंग है, लेकिन बाहर एनिमीज उसे खतरा मान रहे होते हैं। लू जियोतियान शी सियान को 1 लाख युआन देती है और उसे बेट्रोथल गिफ्ट जैसा मानती है। वो अभी भी उसे टॉप स्टार या एस्कॉर्ट टाइप समझती है। वो उसे समझाती है कि उसका काम यूथ पर डिपेंड करता है और लंबे समय में बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। फिर बात सीरियस हो जाती है। लू कहती है कि लू फैमिली की एसेट्स इस समय फू तिंगशाओ मैनेज कर रहा है। उसे अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी वापस लेनी है। शी सियान तुरंत कहता है कि उसके हस्बैंड के रूप में वो उसका सब खोया हुआ वापस दिलाएगा। लुओ उसे वार्न करती है कि उसके अंकल से मेस ना करे। उसके मन में अभी भी फू तिंगशाओ का इन्फ्लुएंस है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे का फादर ना हो। ये बात सुनकर शे सियान समझ जाता है कि लू उसके साथ रहना चाहती है, भले ही उसके मन में अभी डाउट्स हैं। लू जियोतियान को लिंजी स्टीम्ड बन्स खाने का मन होता है, लेकिन वो कहती है कि वहाँ क्यू बहुत लंबी होती है। जियसियान बिना ज्यादा बोले उसके लिए बन्स लेने चला जाता है। थोड़ी ही देर में वो वहीं ब्रेकफास्ट लेकर लौटता है। तभी शे फैमिली एल्डर्स और सर्वेंट्स भी ब्रेकफास्ट लेकर आ जाते हैं। वे बताते हैं कि हॉस्पिटल अब शे फैमिली के कंट्रोल में है, इसलिए कोई अजीब आदमी या ट्रबल मेकर अब लू को परेशान नहीं कर पाएगा। शी फैमिली के शेफ ने भी उसके लिए खाना बनाया होता है। हॉस्पिटल में शेन चिंगई डर्मेटोलॉजिस्ट बनकर लू जियोतियान के कमरे में आती है। वो अपने साथ अबर्टन पिल्स लेकर आई होती है। वो कहती है कि फू तिंगशाओ ने अब्रॉड से प्राइवेट जेट के थ्रू ये मेडिसिन अरेंज की है। शेन चिंगई लियू को समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो ये मेडिसिन ले ले तो फू तिंगशाओ उसे फॉरगिव कर देगा। लू जियोतियान अब पहले जैसी नहीं रहती। वो कहती है कि 18 स्लैब्स ने उसे पहले ही जगा दिया था। शेन चिंगई का असली चेहरा धीरे धीरे बाहर आने लगता है। वो कहती है कि अगर लुओ का बच्चा चला गया तो फ्यूचर में उसका प्रेग्नेंट होना मुश्किल होगा और वो फिर कभी थ्रेट नहीं बनेगी। गार्ड्स लुओ को पकड़ लेते हैं और शेन जबरदस्ती पिल्स खिलाने की कोशिश करती है। लू जियोतियान अपने बच्चे को बचाने के लिए स्ट्रगल करती है। बच्चा घबराकर ग्रैंडमा को बुलाता है और कहता है कि मम्मी को बचाओ। लू जियोतियान इस दर्द में भी साफ बोलती है कि वो फू तिंगशाओ और उन सब लोगों से नफरत करती है। तभी शीसियान आ जाता है और लू जियोतियान को बचा लेता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और जैसे ही उसे कोई एलर्जी नहीं होती वो हाथ छोड़ने का मन नहीं करता। शेन चिंगई भी शीसियान को टच करती है, लेकिन उसे एलर्जी रिएक्शन होने लगता है। शीसियान शेन चिंगई को एक्सपोज करता है। वो कहता है कि एक प्रेग्नेंट वुमन को फोर्सफुली अबर्टन पिल्स खिलाने की कोशिश पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। शेन पहले विश्वास नहीं करती। उसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन लिटिल जुलाई की पावर से पूरा मामला लाइव स्ट्रीम हो चुका होता है। ऑनलाइन व्यूअर्स की संख्या मिलियन तक पहुंच जाती है। शेन चिंगई को रियलाइज होता है कि उसका क्रूएल्टी अब छिपा नहीं रह गया। शे सियान की माँ भी वहाँ पहुँच जाती हैं। वो गुस्से में पूछती हैं कि किसने उनकी डॉटर इन लॉ को टच करने की हिम्मत की। लुओ इंस्टिंक्टिवली उन्हें प्रोटेक्ट करने लगती है और ये देखकर शे मदर उसे और अपना मान लेती हैं।
शेन चिंगई अब भी लू को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। वो पूछती है कि क्या शी फैमिली जानती है कि लू के पेट में किसका बच्चा है। शी सियान तुरंत जवाब देता है और फू तिंगश्याओ को कंट्रोलिंग नॉन ब्लड अंकल कहता है। फिर शी सियान लू के फोन में छिपी बात पकड़ लेता है। उसे समझ आ जाता है कि फू तिंगश्याओ सीक्रेटली सुन रहा है। वो सीधे फू से बात करता है और कहता है कि उसे पता है वो सुन रहा है। शी साफ बता देता है कि वो लू को शी फैमिली ले जाएगा। शी सियान लियू जियातुआन को नया फोन देता है। वो कहता है कि उसकी वाइफ लेटेस्ट फोन यूज करेगी, सबसे बड़े घर में रहेगी और सुंदर कपड़े पहनेगी। लियू प्रैक्टिकल होकर पूछती है कि पुराना फोन ही रख लेते, सिर्फ सस्पिशियस सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर देते, इतना पैसा क्यों वेस्ट किया। फिर शी उसे वही ब्रेकफास्ट देता है जो उसे चाहिए था। लियू को पता चलता है कि उसने लाइन में खड़े लोगों को 200 युआन देकर हटवाया ताकि जल्दी बंस मिल जाए। ब्रेकफास्ट शॉप बॉस भी प्रेशर में अपोलॉजी देता है। लुओ को याद आता है कि फू तिंगश्याओ ने उसके लिए कभी ऐसी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। शी सियान उसकी छोटी पसंद तक याद रखता है और यही केयर उसके दिल में धीरे धीरे जगह बनाने लगती है। शेन चिंगई पब्लिक में लू जियोतियान को फिर स्लैंडर करने लगती है। वो कहती है कि लू ने फू तिंगश्याओ को ड्रग किया और उसके बेड पर चढ़ने की कोशिश की। वो लू को मोरली करप्ट दिखाने की कोशिश करती है। लू जियोतियान इस बार लॉजिक से जवाब देती है। वो पूछती है कि अगर उसने फू तिंगश्याओ को ड्रग किया था तो फिर वो वहाँ से भागकर शी सियान के पास क्यों जाती। उसके सवाल से शेन की बात कमजोर पड़ती है। तभी शी सियान डिलीटेड चैट रिकॉर्ड्स और एविडेंस सामने लाता है। उन चैट्स से पता चलता है कि शेन चिंगई, ओल्ड मिसेस फू और फू मिंगवेई ने मिलकर लू के खिलाफ प्लान बनाया था। रिकॉर्डिंग में साफ होता है कि उन्होंने लू को फू तिंगश्याओ के बेड पर चढ़ाने जैसा ट्रैप क्रिएट करना चाहा ताकि फू उससे नफरत करे। एविडेंस सामने आते ही शेन की बातों पर सबका शक बढ़ जाता है। शेन चिंगी पैनिक हो जाती है। वो तुरंत ब्लेम ओल्ड मिसेस फू पर डालने लगती है। वो कहती है कि ड्रगिंग का प्लान ओल्ड लेडी का था, वो खुद इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन शी सियान उसे आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं होता। वो कहता है कि शेन ने तियान तियान को बहुत बार बली किया है। शेन लू के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, अपोलॉजी मांगती है, मर्सी मांगती है। लू शांत होकर कहती है कि उससे माफी मांगना यूजलेस है क्योंकि एविडेंस शी सियान के हाथ में है। शेन के फादर भी समझ जाते हैं कि उनकी फैमिली और उनकी डीन पोजीशन खत्म हो सकती है। शेन चिंगई का कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट जाता है। शी सियान लू को समझाता है कि उसने शेन को तुरंत खत्म नहीं किया बल्कि उसे फियर में रहने दिया है क्योंकि अब बाकी कॉन्स्पिरेटर्स उसे टारगेट करेंगे और वो खुद डर डर कर जिएगी। लू जियोतियान अपने कमिंग ऑफ एज स्कैंडल की बात करती है। वो जानती है कि एलीट सर्कल में उसके बारे में गलत बातें फैली हुई हैं। शी सियान उससे कहता है कि जब तक शी फैमिली खड़ी है कोई उसे बुली नहीं कर पाएगा। लू बताती है कि फू तिंगश्याओ ने उसे बिजनेस से दूर रखा, उसे एलीट गैदरिंग्स में जाने नहीं दिया, उसे ऐसी दुनिया से काट दिया जहां वो खुद अपनी पहचान बना सकती थी। शी कहता है कि अब वह उसे सच में अच्छे से रखेगा और किसी को उसे बली नहीं करने देगा। शी फैमिली में बटलर सुलू की प्रेगनेंसी पर डाउट करता है। वो कहता है कि लू की रेप्यूटेशन अच्छी नहीं है और कहीं शी सियान को धोखा तो नहीं दिया जा रहा। लेकिन शी फैमिली एल्डर्स बच्चे की प्रेजेंस को फील करते हैं। बेबी अपने क्यूट लेकिन शार्प थॉट्स में बटर सू और उसके बेटे का सीक्रेट खोल देता है। उसे पता है कि बटर सू और सू जिजिए शी सियान की वीकनेस का फायदा उठाना चाहते थे। क्योंकि शी सियान विमेन को टच नहीं कर सकता था, इसलिए वे उसे सू जिजिए के करीब लाकर मैनिपुलेट करना चाहते थे। बेबी की बात सुनकर शी एल्डर गुस्सा हो जाता है। वो बटर सू को थप्पड़ मारता है और ऊपर से कहता है कि मॉस्किटो था। बटर सू समझ नहीं पाता कि सडन स्लैप क्यों पड़ा, लेकिन शी फैमिली को अब उस पे डाउट होने लगता है। फू तिंगश्याओ शेन क्विनगी से बात करता है। शेन अपने डर और गिल्ट के बीच भी फू के करीब रहने की कोशिश करती है। फू के माइंड में अब भी लू जियोतियान ही घूम रही होती है। शेन कहती है कि उसने शी फैमिली को ऑफेंड भी फू के लिए किया। फू तिंगश्याओ उसे बताता है कि उनका वेडिंग डेट नेक्स्ट मंथ रखा जाएगा। शेन पहले खुश होती है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि फू ये शादी उसके लिए नहीं कर रहा। फू का असली प्लान लू जियोतियान को वापस लाना है। उसे लगता है कि जब लू उसकी शादी की खबर सुनेगी तो टूट जाएगी और वापस उसके पास आएगी। फू खुद से कहता है कि लू को सबसे अच्छा घर सिर्फ वही दे सकता है। उसके लिए प्यार और कंट्रोल अभी भी अलग अलग चीजें नहीं हैं। शी सियान लियू जियातुआन को शॉपिंग कराने ले जाता है। वो चाहता है कि लियू खुद अपनी पसंद से चीजें चुने। वो उसे कई ब्लैक कार्ड्स देता है। लियू उससे अपनी बैंक कार्ड वापस मांगती है, लेकिन शी कहता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच जो दिया जाता है वो वापस नहीं लिया जाता। लुओ तुरंत उसे याद दिलाती है कि उनकी शादी अभी हुई नहीं है। फिर वो उसे उसकी बॉडी और काम के बारे में फिर समझाने लगती है। वो कहती है कि उसे खुद को चेरिश करना चाहिए।
बेबी तुरंत समझ जाता है कि मम्मी जेलस हो रही है। शियसियान भी प्लेफुल होकर कहता है कि अब उसकी बॉडी सिर्फ ल्यू टच कर सकती है। ल्यू शर्मिंदगी में बात बदलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी जलन छिपती नहीं। ज्वेलरी स्टोर में शियसियान लू के लिए सबसे एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स दिखाने को कहता है। लू को एक दो नहीं कई रिंग्स पसंद आ जाती हैं। शियसियान तुरंत कहता है कि सब पैक कर दो। तभी फू तिंगशाओ शेन चिंगई के साथ वहाँ आता है। फू कहता है कि वो और शेन अगले महीने शादी कर रहे हैं और लू से कहता है कि वो उनके लिए रिंग्स चूज करे। लू जियुतियान अपने इमोशंस छिपाकर उनके लिए रिंग्स चुन देती है और उन्हें हैप्पी मैरिज विश करती है। शियसियान भी टेंशन को वहीं नहीं छोड़ता। वो फू से कहता है कि वो भी उसके और लू के लिए रिंग्स चूज करे। फू समझ जाता है कि शिव उसे उकसा रहा है। दोनों मेन के बीच जलन और साइलेंट फाइट साफ दिखती है, लेकिन लुओ अब पहले जैसी हेल्पलेस नहीं होती। फू तिंगशाओ कहता है कि वो लुओ को सबसे ज्यादा जानता है। वो बताता है कि उसने अब्रॉड में उसके लिए मैंशन और मनी अरेंज किया था और सीक्रेटली उसे प्रोटेक्ट भी किया। लुओ उसकी बात सुनकर फाइनली अपनी सच्चाई बोलती है। वो कहती है कि अब्रॉड में उसका सामान चोरी हो गया था, उसे ब्रिज के नीचे सोना पड़ा, उसे थग्स ने घेर लिया था। वह 3 महीने जेल में रही। उसके पास जो बैंक कार्ड था उससे पैसे विड्रॉ ही नहीं हो सके। फू तिंगशाओ शॉक्ड रह जाता है। वो कहता है कि उसे ये सब पता नहीं था। लू कहती है कि अब उसे फर्क नहीं पड़ता, जो होना था वो हो चुका है। उसके लिए फू की देर से आई कंसर्न अब किसी काम की नहीं है। फू तिंगशाओ की हालत बिगड़ती है, लेकिन शिसियान लू को वहाँ से ले जाता है। बेबी फू की हालत को एक्टिंग जैसा बताता है। लू के मन में पुराने लव और पेन की मेमोरीज उठती हैं, लेकिन वो खुद को रोकती है। वो खुद से कहती है कि अब फू के प्यार और दर्द को याद करने का कोई फायदा नहीं। दूसरी तरफ शी फैमिली लू और बच्चे के लिए ओवर प्रिपेयर कर रही होती है। वे बेबी क्लॉथ्स, डिजाइनर क्लॉथ्स और जरूरत की सारी चीजें खरीदते हैं। उन्हें समझ आता है कि फू फैमिली ने लुओ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। शी फैमिली डिसाइड करती है कि वे इस बात को यूं जाने नहीं देंगे। शेन चिंगी फू तिंगशाओ के सामने वो रिंग्स पहनकर आती है जो लू ने चूज की थी। वो कहती है कि ये रिंग्स उस पर सूट करती हैं। फू का मूड तुरंत खराब हो जाता है। वो उसे रिंग्स उतारने को कहता है। वो कहता है कि ये रिंग्स बहुत चीप हैं और वो उसके लिए बेटर रिंग्स खरीदेगा। शेन उसके वर्ड्स को अलग तरह से लेती है। वो पूछती है कि रिंग्स चीप हैं या वो खुद उन्हें पहनने के लायक नहीं है। फू का साइलेंस शेन को साफ बता देता है कि उसके दिल में अभी भी लू जियुतियान की जगह कोई नहीं ले पाया। लुओ जियुतियान शे रेजिडेंस में एंटर करती है। सर्वेंट्स उसे यंग मिस्ट्रेस कहकर वेलकम करते हैं। सब कुछ ग्रैंड और रिस्पेक्टफुल होता है, लेकिन उसी घर में हिडन डेंजर भी मौजूद होता है। सुजिजिए वहाँ होता है और ऊपर से रिस्पेक्टफुल दिखता है, लेकिन बेबी उसके मन की बात सुन लेता है। बेबी बताता है कि सुजिजिए और बटलर सु शियसियान की वीकनेस का फायदा उठाकर शिये फैमिली पर कंट्रोल पाना चाहते थे। सुजिजिए सोचता था कि शियसियान वीमेन को टच नहीं कर सकता, इसलिए वह खुद उसके करीब आकर पोजीशन बना सकता है। शिसियान बिना शोर किए उसे थाईलैंड ब्रांच का पीआर मैनेजर बना देता है और कहता है कि आज रात ही निकलना होगा। सुजिजिए समझता है कि शिये उस पर भरोसा कर रहा है, लेकिन बेबी को पता होता है कि ये पनिशमेंट है। शिये ने उसके रास्ते में अपने लोगों को लगा दिया होता है। शी रेसिडेंस में लू जियुतियान के लिए स्टेयर्स पर ओनेल लगाया गया होता है ताकि वो गिर जाए और बच्चे को नुकसान हो। बेबी तुरंत डेंजर महसूस करता है और शिसियान को वार्न करता है कि स्टेयर्स स्लिपरी हैं। शिसियान तुरंत बटरसू को आगे चलने के लिए कहता है। बटरसू जैसे ही स्टेप्स पर जाता है वो खुद फिसलकर गिर जाता है। उसे हॉस्पिटल भेजना पड़ता है। उसकी चाल उसी पर उलटी पड़ जाती है। शी फैमिली समझ जाती है कि घर के अंदर ही कोई लू और बच्चे के खिलाफ है। बेबी को लकी स्टार माना जाने लगता है, लेकिन बेबी ये भी कहता है कि मम्मी का मेंटल स्टेट अब भी अच्छा नहीं है। अगर लू खुश नहीं रही तो वो लकी स्टार धीरे धीरे डिसअपियर हो सकता है। जेशन लुओ जियुतियन को अपने फैमिली मेंबर्स से इंट्रोड्यूस कराता है। ये ग्रैंडफादर, आंट और बाकी लोग उसे देखते हैं। तभी जी आंट अपने साथ ज्वांग जिंगयुए को लेकर आती है। वो बताती है कि ज्वांग भी सेसियान को टच कर सकती है और उसे एलर्जी नहीं होती। ज्वांग सेसियान से हैंडशेक करती है और सच में उसे कोई रिएक्शन नहीं होता। जी आंट इसका मतलब निकालती है कि ज्वांग सेसियान की केयर करने के लिए परफेक्ट है। लू जियुतियान के मन में जेलसी आती है। वो कहती है कि उसे पसंद नहीं कि कोई दूसरी औरत शिसियान की डेली केयर करे। शिसियान बात को मजाक में बदल देता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो किन्नर ढूंढने पड़ेंगे। फिर वो रिहर्सल करता है और कहता है कि ज्वांग अगर केयर करना चाहती है तो लू की मेड बनकर केयर करे। शी आंट खुलकर कहती है कि ज्वांग जिंगयुए शी फैमिली के लिए ज्यादा सूटेबल यंग मिस्ट्रेस है। जुआंग भी कहती है कि वो लू के बच्चे को अपना मान सकती है। लू तुरंत जवाब देती है कि कोई भी उसे उसके बच्चे से अलग नहीं कर सकता।
शे आंट लुओ को ऑफन कहती है और कहती है कि उसके पास करियर या फैमिली बैकग्राउंड का कोई बेनिफिट नहीं है। बेबी इस बात को सुनकर एक इम्पोर्टेंट बात बताता है। शे सियान को एलर्जी न देने वाली ऑपोजिट सेक्स या तो उसकी डेस्टिन्ड पार्टनर हो सकती है या फिर ब्लड रिलेटिव। ये सुनते ही शे फैमिली सीक्रेटली डीएनए टेस्ट की बात सोचती है। जुआंग का एलर्जी फ्री होना अब रोमांस का सिग्नल नहीं बल्कि सस्पेशन का कारण बन जाता है। लू ज्यूतियान शी सियान से अपने फ्यूचर की बात करती है। वो कहती है कि उसे अपने एसेट्स मैनेज करने का मौका चाहिए। उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी और लू फैमिली की चीजें उसे वापस कंट्रोल में लेनी है। वो बताती है कि एब्रॉड में उसने सीक्रेटली फाइनेंस पढ़ी थी। फू तिंगश्याओ ने उसे फाइनेंस पढ़ने नहीं दिया था। उसने उसे डांस और आर्ट जैसी चीजों की तरफ धकेला ताकि वो बिजनेस से दूर रहे। शी सियान कहता है कि फू ने उसके विंग्स काटने की कोशिश की। लुओ साफ कहती है कि अब वो अपनी डेस्टिनी, अपना बॉडी और अपना चाइल्ड खुद कंट्रोल करेगी। शी सियान उसे प्रीन्यूप्टियल एग्रीमेंट देता है जिसमें वह अपनी प्रॉपर्टी भी लुओ के नाम ट्रांसफर कर देता है। वो कहता है कि अगर कभी लू अनहैप्पी हुई तो वह उसे घर से भी निकाल सकती है। लू उसके ट्रस्ट को देखकर चुप हो जाती है क्योंकि ऐसा भरोसा उसे पहले कभी नहीं मिला। जुआंग जिंग्युई स्वीट सूप लेकर आती है और शी सियान के करीब आने की कोशिश करती है। ऊपर से वो केयरिंग दिखती है लेकिन उसका इंटेंशन बेबी से छिपता नहीं। बेबी साफ कहता है कि जुआंग ओपनली सिड्यूस कर रही है। शी सियान उसे लीव करने को कहता है लेकिन इस मुलाकात का एक और पर्पस होता है। शे और ल्यू सीक्रेटली जुआंग का ब्लड कलेक्ट करवाने का प्लान करते हैं ताकि डीएनए टेस्ट हो सके। ल्यू थोड़ी हेजिटेंट होती है लेकिन शी सियान सिचुएशन को कामली हैंडल करता है। बेबी भी मम्मी को टीजिंग अंदाज में कावर्ड कहता है क्योंकि लुओ अंदर से प्लान समझ रही होती है लेकिन ओपनली कुछ नहीं बोलती। फू तिंगश्याओ को खबर मिलती है कि शी फैमिली ने पैटर्निटी टेस्ट के लिए सैंपल्स भेजे हैं। असिस्टेंट बताता है कि सैंपल्स शी सियान के रूम से आए हैं। फू तुरंत अज्यूम कर लेता है कि वे लू के बच्चे और शी सियान का टेस्ट करा रहे हैं। फू तिंगश्याओ टेस्टिंग सेंटर को ऑर्डर देता है कि रिजल्ट ऐसा होना चाहिए कि दोनों सैंपल्स ब्लड रिलेटेड ना दिखें। उसे लगता है कि अगर शी फैमिली को लगेगा कि बच्चा शी का नहीं है तो वे लू को रिजेक्ट कर देंगे। फिर लू मजबूर होकर फू फैमिली के पास लौट आएगी। फू अकेले में कफ करता है और उसे लू की याद आती है। लू उसे वार्म वाटर में सॉल्ट डालकर देती थी। वो उस केयर को मिस करता है। इसी लोनलीनेस के बीच उसे भी एक क्यूट वॉइस सुनाई देती है जिससे वो खुद कंफ्यूज्ड हो जाता है। शेन चिंगई लू जियातियान को फोन करती है। वो कहती है कि फू तिंगश्याओ को फीवर है और वो लगातार लू का नाम ले रहा है। शेन चाहती है कि लू अकेली फू हाउस आए। लुओ कॉल सुनती है लेकिन उसके मन में अब अलग प्लान होता है। उसे फू हाउस से अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक चाहिए ताकि वो शी सियान के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले सके। शी सियान समझता है कि वो सो नहीं रही। वो उससे कहता है कि अगर जाना चाहती है तो जाए। लू उससे कहती है कि वो उसके साथ फू हाउस चले। वो साफ बताती है कि उसे वेडिंग सर्टिफिकेट के लिए हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक चाहिए। शी सियान उसकी बात सुनकर साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। लू ज्यूतियान फू हाउस पहुंचती है लेकिन अकेली नहीं। शी फैमिली के बॉडीगार्ड्स भी उसके साथ होते हैं। शेन चिंगई ये देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि उसका प्लान लू को अकेला बुलाने का था। लुओ कहती है कि वो प्रेग्नेंट है इसलिए शी सियान वरीड है और उसने बॉडीगार्ड्स भेजे हैं। बेबी बताता है कि फू तिंगश्याओ का टेम्परेचर नॉर्मल है, फीवर फेक है। फू ने बीमारी का ड्रामा किया था। लुओ बड़ी कामली कहती है कि फिजिकल वर्क बॉडीगार्ड्स कर लेंगे। शेन चिंगई को भी रूम से बाहर जाने को कहा जाता है। फिर बॉडीगार्ड्स और शेन की हेल्प से फू को इंजेक्शन दिया जाता है और पूरी सिचुएशन उसके लिए ह्यूमिलेटिंग बन जाती है। फू का फेक इलनेस ट्रैप उसी पर उल्टा पड़ जाता है। लुओ ज्यूतियान हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक ढूंढती है। उसे सेफ मिलता है। बेबी बताता है कि पासवर्ड मम्मी की बर्थडे है। लू सेफ खोलती है और उसमें हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक के साथ पुरानी फोटोज भी मिलती हैं। ये फोटोज फू तिंगश्याओ ने संभाल कर रखी होती हैं। लू उन्हें देखकर कुछ पल के लिए रुकती है। फू भी चुपचाप ये सब देख रहा होता है। उसे समझ आता है कि लू ये बुक शी सियान के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए ले जा रही है। फू अंदर से एंग्री और सैड दोनों हो जाता है। वो फोटोज वापस मांगता है लेकिन अब ल्यू का मन उन मेमोरीज से बंधा नहीं रहता। लुओ ज्यूतियान पुरानी फोटोज को जला देती है। वो फू तिंगश्याओ के सामने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात करती है। वो याद करती है कि कैसे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और फैमिली को खोने के बाद लोग उसे जिक्स कहने लगे थे। फू तिंगश्याओ ने तब उसे बचाया था। उसने उसके पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था कि वो लू का ध्यान रखेगा। लू ने उसी प्रोटेक्शन को लव और अटैचमेंट समझ लिया था। शी सियान उसे समझाता है कि शायद वह फू की ऑथोरिटी और डिसिसिवनेस से प्रभावित थी। लू इस बात को सुनकर अपने अंदर क्लैरिटी महसूस करती है। वो कहती है कि अब उसे खुद पावर और स्टेटस चाहिए। वो अपनी डेस्टिनी,
अपने हाथ में लेना चाहती है। वो फ्यूचर मिस्ट्रेस ऑफ शी फैमिली बनने को वीकनेस नहीं बल्कि अपने नए स्टार्ट की तरह देखती है। फू तिंगशाओ फाइनली अपने फीलिंग्स एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि उसने लू को अब्रॉड इसलिए भेजा क्योंकि वह अपने मन के इमोशंस का सामना नहीं कर पा रहा था। उसे एहसास हो गया था कि लू के लिए उसके फीलिंग्स गार्डियन जैसी क्लियर नहीं थी। उसे लगा था कि डिस्टेंस और टाइम सब डाइल्यूट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मानता है कि वो रॉन्ग था और अब लू के टीनेज ड्रीम्स फुलफिल करना चाहता है। तभी फू मिंगवे ये बातें सुन लेती है। फू मिनवे शॉक्ड होकर उससे पूछती है कि क्या वो लू से शादी करना चाहता है। फू तिंगशियाओ का चेहरा ठंडा हो जाता है। वो उसे थ्रेटन करता है कि उसके पास उसे रुइन करने के 100 तरीके हैं। वो ये भी कहता है कि लू के साथ उसने जो किया उसका हिसाब भी होगा। फू मिनवे डर जाती है क्योंकि अब फू खुद अपनी फैमिली के खिलाफ जाने को तैयार दिखता है। शिए होम में शिए सियान बेबी से बात करते हुए कपड़े चुन रहा होता है। वो क्यूट क्लॉथ्स देखता है और कहता है कि उसे पता है बेबी शायद बॉय हो, लेकिन क्यूट कपड़े फिर भी अच्छे लगते हैं। लू जियुतियान जागती है और पूछती है कि वो किससे बात कर रहा था। शी कहता है कि वो बेबी से चैट कर रहा था। लू उसकी बात को पूरी तरह समझ नहीं पाती। फिर शी उसकी ड्रेसिंग में हेल्प करता है, सॉक्स पहनाता है और बहुत नेचुरली उसका ध्यान रखता है। लुओ इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि उसके पेरेंट्स ही कभी उसके लिए ऐसा करते थे। शे सियान उसे कहता है कि अब वो उसका फैमिली है और हस्बैंड भी। बेबी मम्मी के सैडनेस को फील करता है, लेकिन इस बार उस सैडनेस में लोनलीनेस नहीं होती क्योंकि उसके पास कोई साथ खड़ा है। ब्रेकफास्ट टेबल पर शे फैमिली बहुत खुश होती है। वे बताते हैं कि लू के आने के बाद शे फैमिली बिजनेसेस में अचानक ग्रोथ हो रही है। ओवरसीज स्टॉक्स सर्ज हो गए हैं और जो कंपनीज बैंक्रप्सी के क्लोज थी वे प्रॉफिटेबल बनने लगी हैं। शिसियान मजाक में कहता है कि उसके फादर को जाकर काम करना चाहिए क्योंकि वो खुद वाइफ और चाइल्ड की केयर करेगा। एंट रोंग यानी शी मदर चाहती हैं कि लू और शी जल्दी मैरिज सर्टिफिकेट ले लें। सब कुछ हैप्पी लग रहा होता है, लेकिन शे ग्रैंडफादर पैटर्निटी रिपोर्ट की बात उठा देते हैं। वे कहते हैं कि रिपोर्ट अभी वापस नहीं आई। फैमिली वॉरमथ के बीच एक टेंशन फिर से आ जाती है। ग्रैंडफादर एक रिपोर्ट लेकर आता है जिसमें सैंपल्स को अनरिलेटेड दिखाया गया होता है। लू उस समय हेडफोन्स लगाए होती है, इसलिए पहले उसे बात सुनाई नहीं देती। तभी फू तिंगशाओशी रेसिडेंस में घुस आता है। उसने वॉल क्रॉस की होती है और कैमरों भी डिस्ट्रॉय किए होते हैं। फू कहता है कि उसे पता है शी फैमिली ने सीक्रेटली लुओ का ब्लड लिया और टेस्ट कराया। वह रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहता है कि चाइल्ड शिए का नहीं है, इसलिए शिए फैमिली उसे टॉलरेट नहीं करेगी। लू अपने आर्म को चेक करती है और देखती है कि कहीं नीडल मार्क नहीं है। उसे समझ आता है कि फू की बात में कुछ गड़बड़ है। फू उसे वापस ले जाने के लिए आया होता है, लेकिन शे सियान बिल्कुल शांत रहता है। शे सियान पूरा ट्रुथ सामने रखता है। वो बताता है कि उसने 2 पैटर्निटी टेस्ट्स कराए थे। हेशुन वाले सैंपल्स लू और बच्चे के नहीं थे बल्कि शे फैमिली मेंबर्स के थे। उन सैंपल्स को रिलेटेड होना चाहिए था, लेकिन रिपोर्ट में अनरिलेटेड दिखाया गया। नेशनल अप्रेजल सेंटर की अर्जेंट रिजल्ट्स भी आ जाती हैं। शिसियान साफ कर देता है कि हेशुन रिपोर्ट टैम्पर्ड है। शीमा भी कहती हैं कि शिसियान उनका ही बच्चा है, इसीलिए रिलेटेड सैंपल्स का अनरिलेटेड आना इम्पॉसिबल है। शिसियान फू तिंगशियाओ को देखता है और कहता है कि क्रिमिनल्स अक्सर क्रिम सीन पर वापस आते हैं। वो फू को क्लाउन कहता है। रिपोर्ट टैम्पर होने की बात सामने आते ही फू पर शक साफ हो जाता है। लू जियुतियान फू तिंगशियाओ से सीधे बात करती है। फू कहता है कि उसने सब उसकी प्रोटेक्शन के लिए किया। वो उसके लिए एक ओबीडियंट आदमी ढूंढना चाहता था ताकि लू सिक्योर रहे। लू उसकी बात काट देती है। वो कहती है कि प्रोटेक्शन के नाम पर फू ने उससे दोस्त छीन लिए, उसे सोशल सर्कल से काट दिया, उसे बिजनेस से दूर रखा और उसे ऐसा बना दिया कि वो सिर्फ फू पर डिपेंड करे। उसने उसे डिग्निटी, राइट्स और रिस्पेक्ट से दूर रखा। फू अपोलॉजी देना चाहता है, लेकिन लू कहती है कि अब अपोलॉजी से 6 साल का पेन मिट नहीं सकता। वो उसे कहती है कि अपनी गलती फिर मत दोहराना। फिर सिक्योरिटी को कहती है कि उसे बाहर ले जाए। इस बार लुओ खुद अपना फैसला सुनाती है। फू तिंगशियाओ जाते जाते कहता है कि अगर लुओ को शी हाउस में कभी तकलीफ हो तो फू हाउस के डोर्स हमेशा ओपन रहेंगे। शी सियान तुरंत कहता है कि शी परिवार में कोई उसे हर्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा। बेबी डिसाइड करता है कि वह शी परिवार को मम्मी के सामने सबमिट कराएगा। इसी दौरान बेबी की पावर से शी फैमिली के एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स बाहर आने लगते हैं। शी एंट के हस्बैंड और एक ग्रिल्ड सॉसेज बेचने वाली विडो की बात तक निकल आती है। फैमिली मेंबर्स शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि ये आवाज़ शायद ल्यू के बेली से आ रही है। सुपरनैचुरल सीक्रेट अब सिर्फ कुछ लोगों तक लिमिटेड नहीं रहता। शी ग्रैंडफादर और शी आंट अभी भी लू को फुली एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं।
ग्रैंडफादर उसके बारे में जिक्स वाली रूमर्स दोहराता है। शी आंट कहती है कि जुआंग जिंग्युए कैपेबल है, फैमिली को हेल्प कर सकती है और शी सियान के लिए बेटर है। बेबी इमीडिएटली रिवील करता है कि जुआंग जिंग्युए उन्हीं लोगों के हाथों से शी फाउंडेशन का हाफ हिस्सा ले सकती है। लू भी अब चुप रहने वाली नहीं होती। वो शी आंट के फुल माउथ पर ताना मारती है और कहती है कि एल्डर सिस्टर इन लॉ मदर जैसी होती है। लुओ का टोन साफ दिखाता है कि वो अब इंसल्ट सहकर चुप रहने वाली ऑर्फन गर्ल नहीं रही। शी सियान जियांग जिंग्युए और उसके फादर मिस्टर जियांग को बुलाता है। जियांग को लगता है कि शायद उसके और शी सियान के वेडिंग की बात होने वाली है, लेकिन शी सियान के पास डीएनए रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट बताती है कि शी सियान और जू जिंग्यू ब्लड रिलेटिव्स हैं। ये सुनते ही सब शॉक्ड रह जाते हैं। शी सियान मिस्टर जुआंग से पूछता है कि जुआंग शी ब्लड से रिलेटेड कैसे हो सकती है। धीरे धीरे फैमिली स्कैंडल सामने आता है। जुआंग जिंग्युए का कनेक्शन शी फादर की अफेयर और इलिजिमेटेड डॉटर वाली बात से जुड़ता है। जिस लड़की को शी आंट लुओ की जगह लाना चाहती थी, वही फैमिली स्कैंडल की वजह बन जाती है। शी आंट टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस जुआंग को उसने ट्रेन किया, जिस पर भरोसा किया, वही उसके पति की अफेयर से जुड़ी निकली। वह उस आदमी को कॉन्फ्रंट करती है जिसने उसे रॉन्ग किया। वो आदमी कहता है कि उसे पता नहीं था कि जुआंग उसकी बेटी है, लेकिन अब बात छिपने वाली नहीं होती। शी फैमिली मेंबर्स अब बेबी की आवाज सुन पा रहे होते हैं। उन्हें बताया जाता है कि लू के पेट में लकी बेबी है। बेबी फिर भी अपने फनी अंदाज में फैमिली गॉसिप करता रहता है। स्कैंडल के बाद शी फैमिली का ध्यान फिर लू और उसके बच्चे की सुरक्षा पर चला जाता है। फू तिंगशा को असिस्टेंट से पूरी रिपोर्ट मिलती है। उसे पता चलता है कि लू के अब्रॉड सफरिंग के पीछे फू फैमिली का हैंड था। जो हार्डशिप फंड फ्लो था वो फू फैमिली की तरफ पॉइंट कर रहा था। असिस्टेंट बताता है कि फू ने जो बैंक कार्ड लियो को दिया था, ओल्ड मिसेस फू ने सीक्रेटली ओवरसीज यूज के लिए ब्लॉक करवा दिया था। इसी वजह से लियो पैसे नहीं निकाल पाई थी। उसे 3 महीने प्रिजन में भी रहना पड़ा। फू को याद आता है कि लुओ ने कई बार कॉल्स किए थे, लेकिन उसके लोगों ने उसे कभी इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि फू ने खुद ऑर्डर दिया था कि लुओ की कोई बात उससे मेंशन न की जाए। फू को पहली बार अपने कंट्रोल के एक्चुअल कंसिक्वेंसेस समझ आते हैं। लू ज्यूटियान वेडिंग ड्रेसेस ट्राई करती है। शीसियान बहुत केयरफुल होता है क्योंकि लू प्रेग्नेंट है। लू भारी फिशटेल ड्रेस और ज्यादा बीडेड डिजाइन्स रिजेक्ट करती है। उसे सैटन ट्यूल जैसा कंफर्टेबल स्टाइल चाहिए। शीसियन पहले से मैटरनिटी वेडिंग ड्रेसेस के बारे में रिसर्च कर चुका होता है। वो कहता है कि वेडिंग एसेंशियल है, लेकिन इसे जल्द करना चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी आगे बढ़ने पर लू ज्यादा टायर्ड हो जाएगी। वो लू को देखता है और कहता है कि वो हेवन से भेजी हुई ब्राइड जैसी है। लू उसकी बातें सुनकर काम महसूस करती है। शादी अब उसके लिए मजबूरी नहीं बल्कि नया स्टार्ट बनने लगती है। फू तिंगशिया ओल्ड मिसेस फू और फू मिंगवेई को लेकर लू के सामने आता है। वो कहता है कि वह उन्हें अपोलॉजी के लिए लाया है क्योंकि उन्होंने अब्रॉड में लू के साथ गलत किया था। ओल्ड मिसेस फू अपोलॉजी देती है, लेकिन उसके वर्ड्स में अभी भी जस्टिफिकेशन होता है। वो कहती है कि लू ने फू टिंगशाओ की रेप्यूटेशन डैमेज की थी, इसलिए उसने रिटेलिएशन किया। फू मिनवेई भी फेक अपोलॉजी देती है और बच्चे के नाम पर फॉरगिवनेस मांगती है। लू ज्यूतियान समझ जाती है कि बात सिर्फ एब्रोड हार्डशिप की नहीं है। फू तिंगशाओ ने कुछ और भी डिस्कवर किया होगा। वह शांत होकर कहती है कि आज ये डेट सेटल होगा। लू ज्यूतियान शेन चिंगई के फोन रिकॉर्ड्स और रिकवर्ड मैसेजेस सामने रखती है। उन रिकॉर्ड्स से पहले 6 साल पुरानी बात खुलती है। कमिंग ऑफ एज सेरेमनी पर लू और फू तिंगशाओ की फोटोज जानबूझकर ऐसे अरेंज कराई गई थीं ताकि लू पर स्कैंडल लगे और सबको लगे कि वह फू तिंगशाओ को लेकर गलत फीलिंग्स रखती है। फिर 2 महीने पहले होटल वाली कॉन्स्पिरेसी भी सामने आती है। मैसेजेस से पता चलता है कि उन्होंने लू और फू टिंगशाओ को ट्रैप करने का प्लान बनाया था। वे चाहते थे कि लू फू के बेड पर जाए ताकि फू उससे डिस्गस्ट फील करे और उसे दूर कर दे। ओल्ड मिसेस फू आखिर एडमिट करती है कि वो लू की फू के लिए फीलिंग्स और फू की लू के लिए फीलिंग्स दोनों काटना चाहती थी। फू तिंगशाओ ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसकी माँ उसे लू से दूर करना चाहती थी तो शायद वो सच में लू को पसंद करता था। शीसियान इस ट्रुथ के बाद भी काम रहता है। वो कहता है कि लू इतनी एक्सीलेंट है कि दूसरों का उसे पसंद करना वो रोक नहीं सकता, लेकिन हस्बैंड के रूप में वो इतना जरूर कर सकता है कि कोई लुओं पर गलत कोशिश न करे। इसी दौरान लुओ ज्यूतियान पहली बार अपने बेली से आती आवाज सुनती है। वो चौंक जाती है। बेबी खुद को लिटिल जुलाई बताता है। लुओ को एहसास होता है कि शीसियान पहले से बेबी की आवाज़ सुन पा रहा था।
बेबी खुशी से कहता है कि मम्मी आखिर उसे सुन पा रही है, इसका मतलब मम्मी अब उसे पसंद करती है। लुओ के लिए ये मोमेंट बहुत स्पेशल होता है क्योंकि पहली बार वह अपने बच्चे से सच में जुड़ पाती है। फू तिंगशाओ अपनी माँ और फू मिनवेई को लू के सामने नील करके अपोलोजाइज करने को कहता है, लेकिन लू अब अपोलोजाइज से प्रभावित नहीं होती। वो साफ कहती है कि अब माफी का कोई मीनिंग नहीं है। ओल्ड मिसेज फू फिर कहती है कि फू फैमिली ने उसे रेज किया है। लू जवाब देती है कि शे ने फू रिलेटेड इक्विटी और एसेट्स उसके नाम ट्रांसफर कर दिए हैं। अब उसका फू फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है। बेबी अपने पावर से इविल पीपल को पनिशमेंट देता है। ओल्ड मिसेज फू की आईसाइट चली जाती है और फू मिंगवेई की वॉइस चली जाती है। जिन लोगों ने लू की आवाज दबाई थी वे खुद अपनी सेंसेस खोने लगते हैं। फू तिंगशाओ लू से कहता है कि अगर उसे लू फैमिली और फू रिलेटेड प्रॉपर्टीज वापस चाहिए तो उसे अकेले आना होगा, लेकिन लुओ अब उसके सामने रिक्वेस्ट लेकर नहीं खड़ी होती। वो उसे अल्टीमेटम देती है। वो कहती है कि अगर उसने वॉलंटियरली लुओ फैमिली की प्रॉपर्टी वापस नहीं की तो वो दूसरे तरीकों से उसे वापस लेगी। उसके वर्ड्स में अब डर नहीं, कॉन्फिडेंस होता है। तभी खबर आती है कि ओल्ड मिसेस फू और फू मिंगवेई हॉस्पिटल जाते समय कार एक्सीडेंट में पड़ गईं। लू शांत होकर कहती है कि इविल पीपल को हेवन पनिशमेंट देता है। वो अब किसी के लिए गिल्ट फील नहीं करती। लू के जाने के बाद फू तिंगशियाओ और शीसियान के बीच बात होती है। फू कहता है कि लू पहले उसे पसंद करती थी और शी ने उसे छीन लिया। शीसियान साफ कहता है कि किसी ने लू को नहीं छीना। जिस बर्ड को फू ने केज में बंद किया था वो खुद उड़ गई। बाद में लू वेडिंग ड्रेस पहनकर शीसियान के सामने आती है। वो पूछती है कि ड्रेस सुंदर है या नहीं। वो बताती है कि लिटिल प्रेयर ने इसे चूज किया है। शीसियान उसे देखकर इमोशनल हो जाता है और उसे धन्यवाद देता है कि उसने उसे चूज किया। फू ग्रुप पर बिजनेस प्रेशर शुरू हो जाता है। मिस्टर लिन कून ऑपरेशन खत्म कर देता है। फू तिंगशाओ पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मिस्टर लिन साफ कहता है कि वह फू से लू फैमिली की वजह से कोऑपरेट करता था। अब लू शी फैमिली के सपोर्ट से अपना कंट्रोल वापस ले रही है। फू अब भी कहता है कि लू बिजनेस कुछ नहीं जानती, लेकिन मिस्टर लिन उसे शॉकिंग ट्रुथ बताता है। लुओ ने लॉ, मैथ और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था। वो वॉल स्ट्रीट में इंटर्न भी कर चुकी थी और वहाँ सितंबर नाम से फाइनेंशियल एनालिस्ट के रूप में जानी जाती थी। फू शॉक्ड रह जाता है। इसी बीच लोग उसके ऑफिस से सामान निकालने आते हैं क्योंकि ऑफिस बिल्डिंग भी अब उसके कंट्रोल में नहीं रहती। फू को पहली बार समझ आता है कि लू बिजनेस में उतनी कमजोर नहीं थी जितना वह सोचता था। फू तिंगशियाओ की ऑफिस ह्यूमिलिएशन लाइव स्ट्रीम हो जाती है। लोग ऑनलाइन देख रहे होते हैं कि फू ग्रुप का प्रेसिडेंट लू बिजनेस पर कब्जा जमाए हुए था और अब उसका सामान ऑफिस से बाहर निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ लू ज्यूतियान शांत बैठी होती है। उसे लगा था कि प्रॉपर्टी वापस लेना बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन शी सियान कहता है कि वह कैपेबल है। उसने अब्रॉड में भी हार नहीं मानी थी। लू नोटिस करती है कि शिए ने ऑरेंज से सारी पिट निकाल दी है क्योंकि उसे वह पसंद नहीं। ये छोटी सी बात उसे टच करती है। वो कहती है कि फू फैमिली ने कभी ऐसी चीजों की परवाह नहीं की। शिए की केयर उसे हर दिन नए तरीके से दिखती है। शिए फैमिली में नैनी आती है जो चाइल्ड केयर सिखाने वाली होती है। लू सोचती है कि शायद ये लेसन उसके लिए है, लेकिन शे मदर साफ कहती हैं कि ये ट्रेनिंग मुख्य रूप से शे सियान के लिए है। वो कहती हैं कि प्रेगनेंसी ऑलरेडी लुओ के लिए हार्ड है, इसलिए न्यूबॉर्न केयर शिए को सीखनी चाहिए। शेसियान भी कम्प्लीटली रेडी होता है। वो कहता है कि उसे बच्चे की केयर सीखनी है। लुओ भी सीखना चाहती है। शी मदर कहती हैं कि मॉडर्न साइंटिफिक पेरेंटिंग पहले से अलग है, इसीलिए वो खुद भी क्लास में बैठेंगी। पूरा शे फैमिली बच्चे और लू के लिए प्रैक्टिकल तैयारी कर रहा होता है। वही नैनी सीक्रेटली फू तिंगशाओ को रिपोर्ट करती है। वो कहती है कि शे फैमिली के सभी लोग मौजूद रहते हैं, इसलिए लू के बेली को टारगेट करना मुश्किल है। पू उसे कहता है कि वह शी हाउस में रहती है, इसीलिए मौके मिलेंगे। पू की अपनी कंडीशन भी खराब होती जा रही होती है। उसे ऑफिस सप्लाईज वापस मूव करने पड़ रहे होते हैं। साथ ही उसे पता चलता है कि शेन चिंगई सर्वेंट्स डिसमिस करके ओवरसीज टिकट बुक कर चुकी है और शायद भाग गई है। फू कहता है कि उसका वेडिंग वैसे भी शेन के लिए प्रिपेयर नहीं किया गया था। वह ऑन ऑर्डर देता है कि शी सियान के वेडिंग वाले दिन उससे भी बड़ा वेडिंग अरेंज किया जाए। उसका ऑब्सेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ होता। शी फैमिली फू की ब्राइबरी और इन्फ्लुएंस को काउंटर कर रही होती है। आंट जांग के ग्रैंडसन की स्कूल एडमिशन सेटल कर दी जाती है ताकि फू उसे प्रेशर में लेकर यूज ना कर सके। फू की तरफ से रिश्वत या फेवर देकर घर के लोगों को अपने साइड करने की कोशिश धीरे धीरे फेल होने लगती है। बेबी बताता है कि फू के ऑफिस से सामान उठाने वाली लाइव स्ट्रीम अब ऑनलाइन फैल चुकी है। सबको पता चल गया है कि फू को शिंगहुई बिल्डिंग से सामान लेकर निकलना पड़ा। इस वजह से अब उसके लिए दूसरा ऑफिस ढूंढना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। शी फैमिली चुपचाप फू के हर रास्ते को ब्लॉक कर रही होती है ताकि लू और बच्चे तक कोई खतरा न पहुंचे।
शीसियान रात में लू जियुतियान को मसाज देता है। वो उसकी प्रेगनेंसी डिस्कम्फर्ट कम करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उनकी क्लोजनेस बढ़ जाती है। लू कहती है कि बेबी सब सुन सकता है, लेकिन बेबी भी प्लेफुल मूड में अपने डैडी और मम्मी को टीज करता है। अगली सुबह लुओ एम्बैरेस्ड होती है। उसे लगता है कि उसने बेबी की रिक्वेस्ट मानकर कुछ ज़्यादा ही अलाउ कर दिया। वो कहती है कि कंपनी में काम उसका इंतज़ार कर रहा है और उसे उठना होगा। शियसियान उसे रोकता है और कहता है कि वो थोड़ा और सो सकती है। उसका हस्बैंड उसके लिए काम कर सकता है। लू के लिए ये केयर नहीं है, क्योंकि अब उसे अकेले सब हैंडल करने की ज़रूरत नहीं लगती। शे फैमिली लू जियुतियान को फॉर्मली एक्सेप्ट करने के लिए टी और गिफ्ट्स वाला वार्म फैमिली मोमेंट करती है। शे मदर उसे कहती हैं कि शे सियान के पास जो कुछ है वह सब लू का भी होगा, उसे कभी मिसट्रीट नहीं किया जाएगा। शी आंट भी गिफ्ट देती है। वह गोल्ड लेकर आती है और मानती है कि लू ने शी फैमिली में फॉर्च्यून लाई है। पहले वह लू के खिलाफ थी, लेकिन अब उसका एटीट्यूड बदल चुका होता है। वह बिजनेस में हेल्प करने की बात भी करती है। शी ग्रैंडफादर भी अपनी गलती मानता है। वह कहता है कि उसके पुराने बोन्स अभी भी लू के करियर में हेल्प कर सकते हैं। आगे से वह लू की बात सुनने को तैयार है। लू को पहली बार एक ऐसी फैमिली मिलती है जो उसे अपनाने की कोशिश कर रही है। वेडिंग डे आता है। सियान लू से कहता है कि वह वेडिंग वेन्यू पर उसका इंतजार करेगा। लू वेडिंग कार में बैठती है, लेकिन रास्ते में उसे शक होने लगता है। रूट गलत है और ड्राइवर भी स्ट्रेंज लगता है। कार अचानक रुकती है। सामने फू तिंगशियाओ दिखाई देता है। लू समझ जाती है कि वेडिंग कार स्विच कर दी गई है। फू उससे कहता है कि वे वेडिंग वेन्यू ही जा रहे हैं, लेकिन वह जगह सिर्फ उन दोनों की है। एंड लुओ की शादी वाले दिन फू ने उसे रास्ते से उठा लिया होता है। उसकी ऑब्सेशन अब डेंजरस रूप ले चुकी होती है। फू तिंगशाओ लुओ से कहता है कि वह क्रेजी हो गया है और ये सब उसने उसके लिए किया है। वो दावा करता है कि लुओ ने सालों तक उसे टेम्प्ट किया। वह कहता है कि लुओ उसे चाहती थी और अब वह उसकी विश पूरी करेगा। लुओ उसे साफ रिजेक्ट करती है। वह कहती है कि अगर कभी उसके मन में फू के लिए बडिंग फीलिंग्स थी भी, तो वे 6 साल पहले ही खत्म हो गईं। फू ने उसे सोर्स ऑफ इविल की तरह देखा, उसे एग्जाइल किया और उसके जीने मरने की परवाह तक नहीं की। लुओ उसे कहती है कि शायद वह चाहता था कि वह मर जाए ताकि उसके जीवन का स्टेन खत्म हो जाए। फू की बातों में लव है, लेकिन लुओ के लिए वह लव नहीं, कंट्रोल और पेन है। शे फैमिली को पता चलता है कि वेडिंग कार स्वैप हो गई है। फेक लाइसेंस कार कन्वॉय में घुस गई थी और असली वेडिंग कार होटल पहुंच गई, लेकिन लू उसमें नहीं थी। फू सोचता है कि वह शीसियान की वेडिंग को जोक बना देगा। वह लू को अपना ग्रैंड वेडिंग देने की बात करता है, लेकिन बेबी कहता है कि डैडी प्रिपेयर्ड है। शी साइड रोडर ब्लॉक्स लगाने से मना करती है, क्योंकि इससे ल्यू और बच्चे को खतरा हो सकता है। शी फैमिली गेस्ट्स को न्यू लोकेशन नोटिफाई करती है। शी सियान पैनिक में भी स्ट्रेटेजी से काम लेता है, क्योंकि लुओ की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। फू तिंगशाओ लुओ को वेडिंग सेटअप में लाता है और कहता है कि वह सब ऑन पोजीशन के खिलाफ जाकर उससे शादी करेगा। लुओ उससे कहती है कि वह अभी भी नहीं समझा कि उसके और शिए के बीच कौन सच में उसे पसंद करता है। तभी शिए सियान वहां पहुंच जाता है। फू कहता है कि शिए ब्राइड स्टील नहीं कर सकता, लेकिन शिए सिचुएशन को पूरी तरह पलट देता है। वह फू को थैंक यू बोलता है कि उसने स्वीटी को उसके पास पहुंचाया। एमसी सबके सामने फू को लू को ग्रूम तक लाने वाले एल्डर की तरह इंट्रोड्यूस कर देता है। फू का अपना प्लान पब्लिक के सामने उसी पर उल्टा पड़ जाता है। एफयू के पास अब लुओ का हाथ शिएसियान के हाथ में देने के अलावा ऑप्शन नहीं बचता। अगर वो मना करता तो पब्लिक जोक बन जाता। लुओ उसे देखती है और शांत होकर कहती है कि थैंक यू अंकल, उसे यहाँ तक छोड़ने के लिए। फू टूटकर कहता है कि उसे अबेंडन मत करो। लुओ जवाब देती है कि वह चाहती है कि पहले वाला काम और रैशनल सैपलिंग अभी भी उसके अंदर बचा रहे। वह उसे खुद को अबेंडन ना करने को कहती है। एमसीई फू का धन्यवाद करता है कि उसने लू को ग्रूम तक वॉक कराया। लू अपनी पास्ट से क्लोजर लेकर शीसियान की तरफ बढ़ जाती है। सेरेमनी आगे बढ़ती है। एमसी कहता है कि फू ने लू के लाइफ के पहले हाफ में उसका साथ दिया और अब उसका हस्बैंड बाकी लाइफ में उसके साथ रहेगा। शीसियान नॉर्मली कॉन्फिडेंट रहता है, लेकिन इस मोमेंट में नर्वस हो जाता है। लुओ उसे सॉफ्टली कहती है कि डरने की जरूरत नहीं, वो उसके साथ है। असिस्टेंट बताता है कि शिए का हार्ट रेट बहुत हाई है, जैसे एक्सप्लोड हो जाएगा। शिए फिर भी कहता है कि अगर वह फेंट भी हो जाए तो पहले उसकी वाइफ का ध्यान रखा जाए। वेडिंग वाउस के बीच उनका बॉन्ड और क्लियर हो जाता है। सी के लिए लुओ और बच्चा खुद से भी पहले आते हैं।
सेरेमनी चल रही होती है, तभी लुओ अचानक कहती है कि उसे लगता है उसने बच्चे को जन्म दे दिया है। आसपास लोग शॉक में स्क्रीम करते हैं। सिचुएशन अचानक वेडिंग से डिलीवरी में बदल जाती है। ये फैमिली घबरा जाती है लेकिन साथ ही खुश भी होती है। कोई कहता है कि बच्चा ग्रेटिट्यूड रिपे करने आया है और बहुत ब्यूटीफुल है। शेयर स्टॉक्स फिर 20% सर्च कर जाते हैं, लेकिन फैमिली को स्टॉक की कोई परवाह नहीं होती। उनके लिए मदर और बेबी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। नर्स आकर कंग्रेचुलेट करती है और बताती है कि हैंडसम लिटिल ब्रदर हुआ है। मदर ठीक है, लेकिन बच्चे का फादर लो ब्लड शुगर से वीक हो गया है। सबके टेंशन के बीच ये बात हल्की कॉमेडी ले आती है। बच्चे के जन्म के बाद किसी को उसके पास सेफ्टी लॉक दिखाई देता है। पूछा जाता है कि लिटिल प्रेयर को ये सेफ्टी लॉक किसने दिया और कब पहनाया गया। जवाब आता है कि ये मैटरनल ग्रैंडफादर की तरफ से गिफ्ट है। अंकल यानी फू तिंगशाओ शाओ क्यूयान को देखने आया था। यहीं पर ड्रामा एंड हो जाता है।